नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है कि देश में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा जो है कोरोना के पॉजिटिव मामले अब तक आ चुके हैं। साथ ही एक और दिक्कत जो आ रही है पिछले कुछ महीनों से, वो है भूकंप। भूकंप के झटके देश में लगातार कई बार महसूस किए जा चुके हैं। अप्रैल से अब तक की जुलाई 17 तक की अगर बात करें तो करीब 17 बार भूकंप के झटके देश में आ चुके हैं। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद, जो कि भूवैज्ञानिक हैं और काफी बड़ा नाम अपनी फील्ड में कमा चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पूछिए। पहले जी सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा सर कि जो भूकंप के झटके भले ही ये बार बार आ रहे हैं, जब बेसिक अगर बात जानना चाहे एक आम ऑडियंस, तो ये झटके आते क्यों हैं? क्या ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है धरती के नीचे फिर या ब्रह्मांड में कि भूकंप के झटके आते हैं? देखिए, अगर मैं बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में अगर इसको समझाएं तो जी सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमारे देश में है वो है हमारा हिमालय। जी हिमालय जो है वो एक झटके में नहीं बने, ये कई साल लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगे हैं बनने में। जी और इसमें हम लोग कहते हैं, अगर मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊं कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक ज़माने में, मतलब ये कहा जाए तो हम लोग कहेंगे करीब करीब 50 मिलियन ईयर्स बैक ये दोनों टकराई थी। जी और अभी जो स्थिति बनी है वो ये है कि इंडियन प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट, इस तरफ वाली यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, तो ये जी इसके नीचे जा रही है और ये दबाव पैदा करके आपके सारे जो सेडिमेंट्स और रॉक्स हैं ये इसके ऊपर चढ़ रहे हैं करके इस तरह से। जी तो ये दबाव कंटिन्यूअसली बन रहा है हम्म हमारा, ये टकराव के वजह से ये दबाव हम कंटिन्यूअसली बन रहा है। और जब भी ये दबाव अब एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज सेडिमेंट्स और रॉक्स जो हैं वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, और ये कुछ समय तक ही डिफॉर्म होंगे। जी तो सर ज़्यादा डिफॉर्म होगा तो ये झटका मारेगा, और ये स्लिप जब होता है तब ये अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इस तरह की फिनोमेना जो प्रोसेसेस हैं वो हमने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किए हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपके पास हमारे हिमालय में ही एक्सपीरियंस अगर किए हैं तो 1555 का भूकंप है कश्मीर का, फिर जी 1905 का कांगड़ा का भूकंप है, और फिर 1934 का आपका नेपाल बिहार वाला है, 1950 का आपका असम के साइड में भूकंप है। तो जी इससे बड़े भूकंप बहुत सारे आ रखे हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 7.5 के ऊपर है और 8.5 के नीचे है। जी तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अब बड़े भूकंप कब आएंगे। जैसे कुमाऊं हिमालय में 1505 का भी एक भूकंप है, और जी अभी अगर देखें तो रिसेंटली जो 2015 का गोरखा अर्थक्वेक नेपाल में भी आया है, वो भी 7.8 का भूकंप था। तो ये दबाव कंटिन्यूअसली बन रहा है क्योंकि तो इंडियन मूव जो करती है हमेशा। जी दबाव कंटिन्यूअसली बन रहा है और अर्थक्वेक इस तरह से आते रहेंगे। हम्म अच्छा सर, इसका कनेक्शन पहाड़ों की तरफ से होता है या फिर समुद्र की तरफ से? क्योंकि ऊपर देखे तो हिमालय है, नीचे समुद्र बहुत है। नहीं, इसका समुद्र से कोई अभी लेना देना नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। लेकिन जो हमारा इंडियन प्लेट है, पूरा एक इंडियन लैंड मास है, जो जी उसी से दो लैंड मास टकरा रहे हैं आपस में, और ये टकराव काफी पुराना है। जैसे मैंने कहा 50 मिलियन ईयर्स बैक ये शुरुआत हुई थी, और अभी धीरे 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 हमारा हिमालय बना है। जी ठीक है। तो पहले हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग भूविज्ञानिक हैं और हम लोग जो काम करते हैं उसमें हम लोग ये हाइपोथेसिस और ये सोच एक बनी है जो कि काफ़ी सक्रिय है कि पहले आपका हायर हिमालयाज बना था। जो स्थिति हायर हिमालयाज की पहले हुआ करती थी वो आज हमारी शिवालिक्स की है। जो हमारी सबसे यंग रेंज है वो शिवालिक है। और अगर आप एक टोपोग्राफी देखोगे तो हिमालय काफी ऊपर है, 6000 7000 की हाइट है उसकी। जी तो और लेकिन अगर आप नीचे आओगे तो उसकी हाइट कम हो रही है। तो जी ये नई जो श्रृंखलाएं बनी हैं, आगे जाके एक और श्रृंखला बनेगी, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगेगा। मतलब हम रहें ना रहें, हमारे लिए तो वो देखना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहेगा करके। तो इससे ओशन का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये दो दबाव जो बन रहे हैं दो प्लेट्स के बीच में बन रहे हैं करके, जो लैंड मास है करके। जी अगर क्यों झटके आते हैं सर, उसकी रिक्टर स्केल पे जो है तीव्रता मापी जाती है, ये ज्यादा है कम है? कौन सा जो है भूकंप के झटके जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं?
जिससे कि हानि ज्यादा पहुंच सकती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में काफी झटके लगे हैं जो दिल्ली एनसीआर रीजन में लगे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि एक तो माइक्रो साइस्मिसिटी हम लोग कहते हैं, और जी जी मॉडरेट साइस्मिसिटी कहते हैं। ये हम लोग जो है ये मैग्नीट्यूड स्केल के हिसाब से बात करते हैं। तो 5.5 तक के भूकंप हैं, वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जी जी ठीक है, उससे इतना खतरा नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा भूकंप आता है जो 6.5 से ऊपर का है, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन हिमालय इतना इलाका है जो कि पोटेंशियल इलाका है, जहाँ पे बड़े लार्ज मैग्नीट्यूड, और हम लोग कहते हैं ग्रेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हम लोग कहते हैं 8.5 के आसपास का, जी वो काफी खतरनाक होगा। 7.5 का भी काफी खतरनाक होगा, क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, ताकि ये मेरा टॉपिक नहीं है रिसर्च का, लेकिन क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के साथ भी जुड़ा रहा आईआईटी कानपुर में, और अभी अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में हम लोग हैं, तो ये देखा गया है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो उस हिसाब से नहीं हुआ है। अभी 2001 का जो भूकंप आया था भुज में, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का थॉट प्रोसेस जो है वो बदला है। और आप एड्स भी देखेंगे टीवी पे और इस पे, तो ये बताते हैं कि भाई आप जो अर्थक्वेक सेफ्टी के हिसाब से अपने घर बनाएं और ये हो। लेकिन फिर भी मेरा ये देखना है कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन आपका पंचकुला में और हरियाणा में हुआ है, ये 100% उसको दिमाग में नहीं रखते हुए किया गया होगा जी, क्योंकि ये पुरानी सिटी है। नो डाउट हम लोग कहते हैं चंडीगढ़ इज अ वेल प्लान्ड सिटी, वन ऑफ द वेल प्लान्ड सिटी इन इंडिया, बट ये सोच हमारी तब नहीं बनी थी इतनी, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन की मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट है। जी भूकंप आएगा, कुछ सालों में लोग भूल जाते हैं उसको, फिर आम कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। जी तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके 6 मैग्नीट्यूड के आसपास के भूकंप में काफी नुकसान पहुंचा जाएंगे करके। जी, एक मैं ये जानना चाह रहा था सर, आप अभी दिल्ली एनसीआर का जिक्र कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, बहुत सारे झटके लगातार आए हैं, कई दिनों तक आए हैं। जम्मू कश्मीर में ऊपर, लद्दाख में जो है झटके आए हैं, गुजरात में झटके आए हैं। गुजरात में तो हालांकि आपने 2001 के भूकंप का जिक्र भी किया। तो ये जो झटके आ रहे हैं स्पेसिफिकली एक जगह पर आ रहे हैं, लगातार बार बार आ रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई संकेत है? क्या कोई खास वजह है कि एक ही जगह पर इतने भूकंप के झटके? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोगों को एक पूरा जो देश का भूगोल है उसको जानने की बहुत आवश्यकता है, और ये समझ होनी चाहिए हम लोगों में, आम पब्लिक में भी होनी चाहिए। जी जी हिमालय जो है वो एक, हम लोग कहते हैं कि टेक्टोनिक बाउंड्री है, हमारी जो भाषा है उसमें हम लोग कहते हैं जहाँ पे 2 प्लेट टकरा रही हैं। जी जी इसी तरह से ये कच्छ भी एक जोन है जहाँ पे पहले भूकंप आ रखे हैं हिस्टोरिकल टाइम्स में, और उससे पहले भी वहाँ पे बड़े भूकंप एक्सपीरियंस किए गए हैं, जो कि हम लोग जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में देखते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी एक प्लेट नीचे जा रही है। कच्छ वाला पार्ट है, उसको हम लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं मतलब समझ पाए हैं कि वहाँ इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो भी भूकंप हैं, जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और जो भी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये कह पा रहे हैं कि ये पूरा देश है उसको 4 विभिन्न जोन्स में बांटा गया है, जो कि हम सेस्मिक जोन्स कहते हैं इंडिया के, वो 4 हैं। हालांकि पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन 2001 के भूकंप के बाद एक जोन था, जोन 1 जो था उसको हटा दिया गया है। जी हमारे पास 3 जोन ऐसे हैं जो कि 5 में आते हैं, जोन 5 में, जो कि खतरनाक है, जहां पे भूकंप बड़े आएंगे। और ये एक हिमालय है, दूसरा कच्छ है, और तीसरा आपका अंडमान निकोबार है। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, मैं तो वो एरिया से बहुत दूर बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये मुझे लगता है कि मानना ठीक नहीं होगा, और हम अंडर एस्टिमेट करेंगे अपने आप को। जैसे अभी दिल्ली जो है वो हिमालय की श्रृंखला से करीब करीब 200-250 किलोमीटर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल। वहां भूकंप आ रहे हैं, वहां पे भूकंप आना लाजमी इसलिए है क्योंकि इंडियन प्लेट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका
यूरेशियन प्लेट या तिब्बतियन प्लेट के नीचे जा रहा है पूरा। ये पूरी प्लेट जो है दबाव में है, जी पूरी प्लेट दबाव में है। अब इसको दूसरे सिंपल तरीके से हम लोग बच्चों को भी समझाते हैं कि जैसे कि आपका 2 ट्रेन आ रही है, दोनों को हेड ऑन कोलिजन कर दिया आपने, हम्म तो आपका सबसे ज्यादा प्रेशर जो पड़ेगा वो इंजन पे पड़ेगा हम्म और बाकी डिब्बों में भी असर जाएगा, लेकिन वो कम होगा। जी तो यही हो रहा है कि आपका दिल्ली हरिद्वार रिज एक करके नाम है, जो कि स्ट्रक्चर हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, वो भी इंडियन प्लेट के साथ साथ नीचे जा रहा है तिब्बतियन प्लेट के। तो इसी वजह से उस एरिया में पूरे अर्थक्वेक आ रहे हैं, और वो अर्थक्वेक बड़े नहीं हैं, वो छोटे अर्थक्वेक। बड़े जी। अर्थक्वेक हैं, हम लोग कहते हैं प्लेट बाउंड्रीज में आएंगे करके, और इंट्राप्लेट रीजन जो है जैसे कच्छ है वहां पे आएंगे, और प्लेट जो इंटरप्लेट रीजन है जैसे अंडमान निकोबार पे, यहाँ जी। पे बड़े भूकंप आएंगे। लेकिन हम जो दूसरे एरियाज हैं उसमें कम तीव्रता के भूकंप आएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड के भूकंप आने की संभावना बनी रहेंगी हमेशा। एक सर मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि क्या आसान भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि जो प्लेट्स की मूवमेंट्स होती है उसका धरती के ऊपर जो हम लोग रह रहे हैं, आम जीवन है, इसका क्या कोई असर उस पर है, और क्या किसी तरीके से इस पर जो है नियंत्रण जो है पाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहला मैं आपका उत्तर दूंगा जो आखिरी सवाल था आपका, कि इसमें हम लोग नियंत्रण नहीं पा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। जी ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं कभी। जी ये मूवमेंट जो है वो जारी है बहुत सालों से, क्योंकि ये जो है एक हम लोग जो इंटीरियर ऑफ अर्थ अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें विभिन्न लेयर्स हैं करके। मेंटल है, आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो क्रस्ट जो है वो एक बहुत ही मोल्टन, सेमी मोल्टन मास जो है अर्थ का, जिसमें कंटिन्यूसली, क्योंकि वो पूरा टोटली लिक्विड तो नहीं है लेकिन सेमी मोल्टन है, उसमें हमेशा एक कन्वेक्शन करंट्स बनते रहते हैं। जी जी तो कन्वेक्शन करंट्स के वजह से आपकी प्लेट जो ऊपर है वो मूव करेगी, तो वो मूवमेंट हम लोग नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, वो 100 किलोमीटर नीचे ये प्रोसेस हो रहा है, हम लोग उसको नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि हमारे पास अगर जानकारी है कि आपदा आने वाली है, हम अपने आप को सेव कर लें। अब जैसे हमारी बारिश हो रही है, रेनकोट ले लिया, छाता ले लिया, बच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से आपको पता है कि ये मेरे एरिया बैठे हुए हैं, यहाँ पे 7.5 मैग्नीट्यूड का, जैसे हम लोग चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ में अगर 7.5 का, चंडीगढ़ से हिमालय की जो फ्रंट लाइन है वहां पे अगर 7.5 का भूकंप आता है, तो उसका सबसे ज्यादा असर जो होगा वो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन एरियाज में होगा। और हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो इंडो गैंजेटिक प्लेन में क्योंकि सॉफ्ट सेडिमेंट्स बैठे हैं, तो इसमें साइस्मिक इंटेंसिटी जो होगी, वेव्स होंगी, वो ज्यादा अफेक्ट करेगी। जो आपका शेकिंग है वो ज्यादा होगा, ताकि आप कंपेयर आपके रॉक्स में, तो हमको ये समझ होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे किस तरह के मकान बनाए जाएं। और दूसरा मेजर, तो अगर अफेक्ट देखेंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आप देखते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल है, किसी दिन आपके बिल्कुल करीब में है, वो 100 किलोमीटर पे आप बैठे हो, आप जाइएगा, ब्यास जो नदी है, जी ब्यास नदी, ये भूकंपों के वजह से अभी प्रेजेंट स्टेट में है। पहले वो बिल्कुल आपके एक सिप्रियान करके एक जगह है, वहां से बहा करती थी। जी भूकंप में धरती उठी और उसको खिसकाते खिसकाते अभी वो टुवर्ड्स पठानकोट जा रही है करके। तो वो बेस्ट एग्जांपल है जो कि आपको बताता है कि भाई आने वाले समय में जो नदियों के बहाव हैं वो भी बदलेंगे। ठीक है, और अगर इसको लिंक करते हैं हम लोग ह्यूमन ट्रांसफर पे, यहाँ जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स थे हमारे यहाँ पे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है, हम कहेंगे उसको सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। जी ठीक है, देश में जो है वो सरस्वती को एक मदर ऑफ रिवर्स माना जाता था, आज सरस्वती नहीं है। और जितनी ये हरियाणा से होते हुए, राजस्थान होते हुए, ये रण में, कच्छ के रण में जाके मिलती थी, आज वो नहीं है। आप देखिए, तो क्या ये सिर्फ क्लाइमेट बदला इस वजह से हुआ कि हिमालय में जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, भूकंप इतने आए
उस जी, वजह से नदियों का बहाव बदल गया। और बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। अपने जो बहाव था वो बिल्कुल इस तरह से नदी के जो तट थे वो सूख गए, लोग हुँ, वहां जो रहते थे उनको वहां से हटना पड़ा। हुँ, ये इफेक्ट भी हम लोग देख रहे हैं करके। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो जो व्यास नदी का आपने उदाहरण दिया, इसमें भी कई वर्ष लग गए होंगे सर? इसमें जो हम लोगों ने अभी देखा है, अभी हमारा एक 2-3 पर्चे भी उसमें आए हैं। हुँ, हुँ, ब्यास नदी पे जो हमको अवशेष मिले हैं पुराने भूकंपों के, वो हुँ, 3 अवशेष मिले हैं। ये 3 अवशेष जो हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। जी, ये 3000 साल से लेके आपका अभी 1500 एडी के तक का है ये वाला हमारे पास जो है। और आखिरी वाला भूकंप जो आया था वो 1800 में आया है हमारा, जो अभी रिसेंट फाइंडिंग्स हैं उससे पता लग रहा है। तो ये बहुत हुँ, पुराना नहीं। हुँ। एक सर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा सर, आपने जैसे ज़िक्र किया था कि हम रेनकोट पहन लेते हैं तो बचाव हो जाता है। क्या कोई आसान तरीका है, जैसे मौसम विभाग की जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो आती हैं और आप लोगों की तरफ से पहले सूचित कर दिया जाता है, टेलीविज़न पे सरकारें जो हैं सूचित करती हैं। क्या आम आदमी कहीं से ऐसा देख सकता है कि ये दिक्कतें आने वाली हैं और इनसे हमें बचाव करना है? आसान तरीके जैसे वेबसाइट है या फिर कोई और तरीका? देखिए, ये आजकल हमारे पास इतने साधन हो गए हैं, जो सोशल मीडिया है या आप हम लोग कह लें कि मोबाइल के और इंटरनेट से हम लोग इतने कनेक्टेड हैं। जी, जी। तो अर्थक्वेक होता है तो हमको फ्यू सेकंड्स में पता लग जाता है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर जैसे हम नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल हैजार्ड्स की बात करते हैं, हुँ, तो उसमें एक हो गया हमारा फ्लड्स हो गए। फ्लड्स होते हैं तो हमको पता लग जाता है कि भई इतना बारिश होगी इस एरिया में, इतने दिन तक होगी और ये एरिया में बाढ़ आने की संभावनाएँ हैं। हुँ, हुँ, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में अभी तक इतनी पुख्ता रिसर्च नहीं हो पाई है जो कि हम लोग फोरकास्ट कर सकें। लेकिन कुछ लोग और कुछ टीम्स लगी हुई हैं, ताकि हुँ, अगर इसका सरफेस टेम्परेचर वेरी करता है, हुँ, सरफेस का जो है हमारा, तो अगर ये वेरी करता है तो अगर हम लोग इसको पिक कर लें तो हम लोग बता पाएंगे कि कहाँ भूकंप आने वाला है। हुँ, हुँ, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक और आइडिया हमने इसमें डाला है, जो सोच बनी है। जी, हम लोग जो जो चंडीगढ़ वाला एरिया लेके हम लोग नॉर्थ वेस्ट एरिया ले लें पूरा। हुँ, हम लोग चंडीगढ़, शिमला, फिर ऊपर यहाँ पे आपका होशियारपुर, बिलासपुर और उसके ऊपर जाके कांगड़ा और जी, पठान, ये एरियाज में हमने करीब करीब नहीं तो 15 जीपीएस स्टेशन लगाए हैं। ओके, ओके। ओके। अब जीपीएस स्टेशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जियोलॉजिकल स्टडीज हम लोग करते हैं, जो लैंडफॉर्म्स हम लोग जो सरफेस पे सिग्नेचर्स हैं उनको जब स्टडी करते हैं, तो जी, उससे हम पुराने अवशेष पता लग रहे हैं। हुँ, हुँ, हाल में क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है हमारे लिए। जी, जी। तो हमने पहले ये किया कि मैंने पहले पता लगा लिया कि भाई ये मेरे एरियाज हैं जहाँ पे पुराने भूकंप आए थे। हुँ, हुँ, अब मैं वहां पे जीपीएस स्टेशन लगा दिए। मान लीजिए कि ये हमारी, हम लोग कहते हैं इसको फॉल्ट लाइन, तो जी, फॉल्ट लाइन इधर और यहाँ पे मैंने जीपीएस स्टेशन लगाए हमारे। हुँ, हुँ, अब मैं देख रहा हूँ कि पूरा एरिया दबाव में है, तो कौन सा एरिया मेरा ज्यादा दबाव में है, जी, जी। कहाँ पे मेरी स्ट्रेस ज्यादा डेवलप हो रही है। क्योंकि हुँ, जब भी स्ट्रेस रिलीज होगी ये दबाव चलता रहेगा, वो आम आदमी नहीं पकड़ सकता है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। जीपीएस स्टेशन अगर लगे हैं तो वो मिलीमीटर एक्यूरेसी पे साल भर का आपका बेवड़ा देते हैं कि भाई कितना दबाव पैदा हुआ यहाँ पे। हुँ, हुँ, तो वो एरियाज हम लोग पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हुँ, हमने करीब करीब 14 स्टेशन लगाए हैं वहां पे, जिसके रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा जनता हुँ, के लिए, देश के लिए, हुँ, कि हम कहाँ पे कौन सा जो पोर्शन है वो हम लोगों के लिए ज्यादा सक्रिय हो गया है अभी तक। बिल्कुल सर, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एक और स्टडी आपने की सर, एक्टिव फॉल्ट मैपिंग की, और एक स्टडी का आपका जापान भी फ़ॉलो कर रहा है। मैं थोड़ा उसके बारे में जानने का ज़्यादा इच्छुक हूँ और दर्शक भी जानेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये हमने, मैं अगर इसको क्या बताऊं आपको, तो ये करीब करीब मैंने हिमालय के ऊपर अपना काम करना शुरू किया 2001 में। हुँ, हुँ, बल्कि कहूंगा मैं 2000 में मैंने शुरू किया था। जी, जी। मैं हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में अपना पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए गया था। हुँ, हुँ, उसके बाद मैंने वापस देश लौटा और उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली हिमालय पे काम कर रहा हूँ। जी, जी, और जापान, क्योंकि हमने हमारी बेसिक
ट्रेनिंग वहीं से हुई थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने हमको काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिया और उनको कहा गया कि आप एक्टिव फॉल्ट मैपिंग हिमालय के लिए करिए। लेकिन वो एक छोटा प्रोजेक्ट था, छोटा इन द सेंस हम कहेंगे कि वो 2-3 साल का ही था, लेकिन अभी एक 5 साल का हमको कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट दिया गया है, जो हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत हम लोग कर रहे हैं करके। और ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये ज़्यादा मतलब हम कहेंगे कि ज़्यादा एक्टिव इसलिए हो गया ये प्रोजेक्ट क्योंकि 2001 में जब भूकंप आया था, नरेंद्र मोदी जी आपकी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था वहाँ पे, और हम लोगों ने, मैं जब गुजरात में था तब हम लोगों ने, और उसके बाद जब मैं यहाँ आईआईटी कानपुर आया, हम लोगों ने जीएसडीए में, गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कई प्रोजेक्ट्स किए जी और उनका ये एम था कि मुझे सारी फॉल्ट लाइंस पता होनी चाहिए। गुजरात की हमें सारी फॉल्ट लाइंस पता होनी चाहिए और कितनी एक्टिव है वो भी पता होना चाहिए। तो अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ है, पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग चौथे साल में है। ये एक्टिव फॉल्ट मैपिंग प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर हम लोग ने किया है। आईआईटी कानपुर उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं इसमें। महेश ठाकुर करके प्रोफेसर हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, और दूसरे वीरेंद्र सिंह गढ़वी करके हैं, प्रोफेसर एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद से हैं, और एक डॉक्टर गिरीश कोठियारी करके वो आईएसआर गांधीनगर से हैं। तो ये जो हम लोग पूरी टीम है, ये हम लोग पूरा सेंट्रल हिमालय ले लें, हम लोग नेपाल के वेस्ट से लेके पठानकोट तक हम पूरा इसका डिजिटल एक्टिव फॉल्ट मैप तैयार करना चाह रहे हैं। जी सर। भाई आम आदमी वो डिजिटल एक्टिव फॉल्ट मैप जो है MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की वेबसाइट पे होगा, और नहीं तो नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी, वो भी MOES के अंदर ही आता है, उसके साइट पे होगा। आम आदमी जाके, आम आदमी मतलब जो जिसको इस्तेमाल करना है वो डेटा, तो वो कौन से आपके एक हुआ जो बिल्डर्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, जी वो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी फॉल्ट लाइन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल। रात में हमने क्या किया है, फॉल्ट लाइन आइडेंटिफाई की है और उसमें एक बफर जोन दे दिया कि ये बफर जोन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो। जी 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इस तरह की क्या हमारे पास पता है, हमारे पास फॉल्ट लाइंस नहीं पता है हमको अभी तक। जी बिल्कुल। हिमालय में तो ठीक है। और एक उदाहरण मैं बिल्कुल सीधा सा देता हूँ कि अगर आप बियास नदी के लेफ्ट बैंक पे चले जाएंगे, जहां पे एक्टिव फॉल्ट्स हमने मार्क किए हैं, जिसका नामकरण हमने किया है हाजीपुर फॉल्ट, उसके ऊपर 2 हाइडल पावर स्टेशन बने हुए हैं। जी और ये हाइडल पावर स्टेशन मेरे ख्याल से 1970 के आसपास बने थे, जिसमें ये सोच पैदा ही नहीं हुई थी हमारे देश में। ये सोच के बिना बनाया गया है। अगर वो वहां पे ये डेटा भी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि वहां फॉल्ट्स हैं। बिल्कुल। अभी जब भी वहां पे भूकंप आएगा, और आएगा ये पक्का है, ठीक है, तो वो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर वो डैमेज होगा और उसके वजह से बहुत तहस नहस होगा। ठीक सर, अभी आपने एक बात कही कि भूकंप पक्का आएगा, ये किस तरीके से मतलब दावा हो सकता है, और क्या ऐसी कैलकुलेशन होती है कि पहले ही इस चीज का आभास हो जाता है? देखिए, हम लोग जो स्टडीज करते हैं उसको कहते हैं पैलियोसाइस्मिक इन्वेस्टिगेशंस। पैलियो जो वर्ड है वो है एंशिएंट साइस्मिक और अर्थक्वेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और पुराने भूकंप हम लोग देखते हैं, और भूकंप की अवशेषों से हम लोग ये पता लगाते हैं कि इसका रिकरेंस कब है, कब रीअकर करेगा, कब आएगा वापस। और ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो कि हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं एक्टिव फॉल्ट लाइंस, ये एक्टिव फॉल्ट लाइंस केपेबल हैं और पोटेंशियल एरियाज हैं जहां पे फ्यूचर अर्थक्वेक आने की पूरी संभावना है। जी तो हम लोगों के पास अगर रिकरेंस आ जाता है, तो हम लोग कह पाते हैं कि भाई ये इतने साल के बाद एक नया भूकंप आएगा यहाँ पे। तो उसी के बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि इस तरह की जो फॉल्ट लाइंस हमने आइडेंटिफाई की हैं और अभी की जा रही हैं, उसका उद्देश्य यही होगा कि फ्यूचर में उस पे अर्थक्वेक आएंगे पक्का।
और ये अभी हम सब अपने उससे नहीं, अनुभव से नहीं कह रहे हैं, एक्सपीरियंस से नहीं कह रहे हैं, बाकी काफी देशों में, यूएस ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, इटली ले लो, जापान ले लो, ठीक है, ये सारे एरियाज जो कि एक्टिव एरियाज माने जाते हैं, उस वहां पे इस तरह की स्टडीज की हैं और ये बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है जी कि अगर एक्टिव फॉल्ट्स हैं तो वहां पे फ्यूचर अर्थक्वेक्स आने हैं करके। जी हालांकि हम लोग इतनी श्योरिटी से नहीं कह पाएंगे कि इस दिन, इस घड़ी, इस घंटे में अर्थक्वेक आएगा। जी उसकी अगर पे अभी काम चल रहा है, काफी टीम्स काम कर रही हैं, वो भी आए टाइम के हम लोग बता पाएंगे कि इस टाइम पे अर्थक्वेक आएगा। जी लेकिन अभी हमारे पास अगर इतना भी हमारे पास सोर्स है कि मेरी फॉल्ट लाइंस कहाँ से जा रही हैं और इस फॉल्ट लाइन पे कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पहले आया था और आने की संभावनाएं हैं, उसी हिसाब से मैं अपने घर बनाऊंगा, अपना कंस्ट्रक्शन करूंगा। जी इसके ऊपर तो नहीं बनाऊंगा। अगर मैं 10 किलोमीटर दूर बैठा हूं तो मुझे, क्योंकि बड़ा भूकंप जब आता है तो कम से कम मतलब 7.5 के ऊपर का अगर आता है तो 200-300 किलोमीटर के एरिया को अफेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये लेके हमको चलना पड़ेगा। एक सर, आपने अपनी स्टडी के बारे में बताया, मैं और थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्या हमारी कोई ऐसी स्टडी अब तक हुई है देश में जिससे कि हम गर्व महसूस कर सके कि हमने ये स्टडी इस फील्ड में कर ली है? देखिए, अगर मैं अपनी टीम की बात करता हूँ तो हमें इतना सेटिस्फैक्शन है कि और गर्व भी है हमारी टीम पे। मेरे स्टूडेंट्स जो लगे थे, मेरी टीम मेंबर्स जो लगे हैं, उनके साथ जो हमने काम किया है, कि हमने कुछ फॉल्ट लाइंस जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई थी, वो हमने आइडेंटिफाई की हैं। जी सर ठीक है, जिस तरह से हम लोग कहें कि हमने एक नाम दिया था पिंजौर गार्डन फॉल्ट, ओके जो कि आपका चंडीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर के आसपास बैठा है। बिल्कुल फिर एक हमने आइडेंटिफाई किया नया फॉल्ट, वो है तकसाल फॉल्ट, तकसाल से होते हुए जाता है। फिर तीसरा हमने आइडेंटिफाई किया हाजीपुर फॉल्ट, वो भी एक नया फॉल्ट है। ठीक है जी और एक और आइडेंटिफाई किया हमने कांगड़ा में, कांगड़ा वैली फॉल्ट। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं ये हमारी नई फाइंडिंग्स हैं, तो इससे हमको ये सेटिस्फैक्शन मिला है कि चलो हम लोग एक कुछ नई खोज हुई है इस पे। बिल्कुल और इससे क्या होगा कि हमारे पास जो एरियाज जो अंडर एस्टिमेटेड फ्रॉम हैजार्ड पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ जी, हमारे लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर जावेद, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।